नमस्कार, आज है 14 दिसंबर, दिन गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। संसद सुरक्षा सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली आरोपियों की रिमांड। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 7 दिनों की रिमांड। राजस्थान में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण। भजनलाल शर्मा स्पीकर और दोनों डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। शाही ईदगाह परिसर का होगा कोर्ट कमीशन सर्वे। हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकार। ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज। एथेनॉल के दाम बढ़ाने पर जल्द फैसला लेगी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी नई कीमतें। फेड के फैसले के बाद सोने ने लगाई छलांग। ग्लोबल मार्केट में करीब $50 बढ़े दाम। एमसीएक्स पर 1200 उछलकर भाव 62,400 के पार निकला। यूएस फेडरल रिजर्व ने शेयर बाजार को दी खुशखबरी। नहीं किया ब्याज दरों में बदलाव। फेड के फैसले के बाद झूमे बाजार। आज की कवर स्टोरी में बताएंगे कैसे फेड पर फिदा हुए बाजार और आगे की क्या रहेगी चाल। आईटी सेक्टर के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई। इंट्राडे में निफ्टी ने 21,210 के स्तर को छुआ। सिर्फ मेगा सिटीज ही नहीं, पूरे देश में जी बिजनेस नंबर 1 मार्केट आवर्स में सभी हिंदी अंग्रेजी बिजनेस चैनल्स में 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर के साथ लगातार टॉप पर कायम है जी बिजनेस। तो ये थी हेडलाइंस। अब आज न्यूज इन फोकस कौन कौन सी खबरें रहेंगी, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज बुलेटिन में आपको जो हाईलाइटेड खबरें मिलेंगी, न्यूज इन फोकस मिलेंगी, उसमें सबसे पहले बात ऑफ कोर्स हमारी कवर स्टोरी में हम बात करेंगे रेट कट को लेकर। फेड के इशारे ने बाजार में जिस तरह का जोश भरा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, आगे की चाल कैसी रहेगी, कवर स्टोरी में करेंगे पूरा विश्लेषण। जानेंगे फेड पर फिदा क्यों हुए बाजार। इसके अलावा बीमा ग्राहकों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने नॉन पावर प्रोडक्ट्स पर हायर सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव दिया है। ये क्या है, क्या इसका मतलब है, इसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे न्यूज़ 360 में आगे। और तीसरा हमारा फोकस संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर भी रहेगा। इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे कौन लोग थे जो आरोपी गिरफ्तार हिरासत में लिए गए, रिमांड में लिए गए, क्या है उनका कनेक्शन, पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और चौथी खबर होगी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई। खाने की बात, क्रैश डाइट की बात करेंगे। क्रैश डाइट का ट्रेंड फिर से तेजी पकड़ रहा है। लोग बिना एक्सपर्ट की सलाह के अचानक खाना छोड़ देते हैं, लो कैलोरी डाइट पर चले जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्या हैं वो साइड इफेक्ट्स, पूरा आपको बताएंगे। क्रैश डाइट, संकट में लाइफ, ये होगी हमारी आज की चौथी न्यूज इन फोकस। और हम जैसा कि इंडिया 360 में रोजाना करते हैं, हमारी जो कवर स्टोरी होती है उसके लिए हम रोज आपसे यानी कि दर्शकों से सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आपको देना होता है हमारे पोल के जरिए, और आपकी बात को हम शो में शामिल करते हैं। जो बेस्ट कमेंट होता है उनको भी रखते हैं शो में। तो आज का सवाल सुन लीजिए आप, कोई जवाब ये देना है कि यूएस फेड के संकेतों के बाद बाजार में जो बुल रन है वो क्या जारी रहेगा, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और इसका हम पूरा विश्लेषण भी करेंगे आगे कि ये जो मार्केट की तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, इसमें आगे किस तरह की गुंजाइश है, क्या कोई करेक्शन आएगा, क्या होगा, पूरी तस्वीर आपको साफ करके दिखाएंगे बहुत ही खास मेहमान के साथ। लेकिन तब तक आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आना है और #ZEindia360 इस्तेमाल करके देना है जवाब हाँ या ना में। जो भी आपके जवाब होंगे शो में शामिल करेंगे, आपके बेस्ट कमेंट्स को भी। और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज़, वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। फटाफट अंदाज में सबसे पहले आगाज करते हैं आज के इंडिया 360 के न्यूज़ के सफ़र का। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। इसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और कई ऐसे संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद दरअसल एक हिंदू मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में सांसद अफजाल अंसारी जो सांसद है उनकी सजा को शर्तों के साथ निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वो मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अफजाल अंसारी ना तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और ना ही भत्ते ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले आज जैन के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी अपना पक्ष रखा। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत मिली हुई है। कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों नेताओं ने चुनाव में हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे। पार्टी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोहन यादव सरकार बनते ही राज्य में एक बार फिर बुलडोजर चला है। बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोपी ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 90 दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम फट गया। बम फटने से एक छात्र घायल हो गया। छात्र के एक हाथ का पंजा उड़ गया और सीने में भी बम के छर्रे लग गए। हॉस्टल के कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। खबरों के मुताबिक छात्रावास में रह रहा छात्र बम बना रहा था जब ये विस्फोट हुआ। छात्र घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कर्नलगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आज इस सीजन की सबसे ठंड सुबह महसूस की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच अब कोहरा भी परेशान कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का कहर भी बढ़ता जा रहा है। सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो रेट कट को लेकर फेड के इशारे ने बाजार में ऐसा जोश भरा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए। सिर्फ बाजार ही नहीं, गोल्ड भी गुलजार है। आज हम बाजार की चाल का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि फेड के संकेतों में हमारे लिए क्या खास है, इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब निकल सकता है। पूरी बात विस्तार से बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। फेड में ब्याज दरों पर कोई संकेत अगर आता है तो उसका इंपैक्ट हमारे बाजार पर और फिर दीर्घकालिक रूप से हमारी इकोनॉमी पर क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या है कनेक्शन, ये पूरी बात आपको समझाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, खास मेहमान के साथ लौट रहे हैं। फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी डिसीजन में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन फेड की कमेंट्री ने न सिर्फ अमेरिकी बाजार बल्कि भारत के बाजार को भी पंख लगा दिया। फेड ने संकेत दिए कि अगले साल 2024 में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार ब्याज दरों को घटाया जा सकता है। फेड ने महंगाई से निपटने के लिए मार्च 2022 से दरों को बढ़ाना शुरू किया था। इस साल जुलाई तक बढ़कर ये दरें 22 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। बीते कुछ महीनों से महंगाई दर फेड की ओर से तय लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। ऐसे में फेड को लग रहा है कि अब ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है। We decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We're committed to achieving a stance of monetary policy
that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. फेड चेयरमैन जेरोम एच पॉवेल ने कहा कि महंगाई अपने उच्चतम स्तर से कम हो गई है और ये बेरोजगारी में कोई बड़ी बढ़ोतरी के बिना आई है, जो अच्छी खबर है। ऐसी ही स्थिति भारत में भी देखने को मिल रही है। भारत में रिटेल महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय दायरे में आ चुकी है। अब यहां भी उम्मीद की जा सकती है कि ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी। ऐसे में अमेरिकी फेड की कमेंट्री ने भारत में भी ब्याज दरें कम होने की उम्मीद बढ़ा दी है। अमेरिका और भारत में ब्याज दरें घटने का मतलब है इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज। ब्याज सस्ता होने पर लोग घर, गाड़ी खरीदने के लिए आसानी से लोन ले सकेंगे और आर्थिक ग्रोथ में अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमी एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर ये जो रैली आई है, ये जो पार्टी शुरू हुई है जिसे सेंटा क्लॉज रैली कहा जा रहा है यूएस में, ये पार्टी सर चलती रहेगी या बीच में कोई खलल भी आएगा, और अगर आएगा तो किस मोमेंट पे? जी दीपक जी, ये चलनी चाहिए। साल के अंत तक अच्छा रुझान हमें दिखेगा। सीजनैलिटी के तौर पे मैं कहता रहा हूँ फरवरी तक अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है मार्केट में। और आज जो जिस तरह से रैली आई, या कल रात को जो अमेरिका बाजार बहुत तेजी से बढ़ा, डाउ जोन्स जो उनका मेन इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई को छुआ। S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने 52 हफ्तों के हाई बनाए, और लाइफ टाइम हाई से अब S&P 500 केवल 2% दूर है, जो आ जाना चाहिए आजकल में। क्या मूलभूत कारण तो फेड का पॉलिसी स्टेटमेंट ही था, और दूसरा मैं कहूँगा कि जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी बुलंद रही 2023 में, जहां आशंका थी साल के शुरुआत में कि शायद रिसेशन की चपेट में आएगा यूएस इकोनॉमी, बट बहुत दमदार ग्रोथ रही। आई थिंक ये दो मूलभूत कारण रहे। एब्सोल्युटली सर। अब बहुत आम भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें पर कोई फैसला आता है, नहीं बढ़ने के संकेत आते हैं, इनफैक्ट गिरने के संकेत आते हैं, तो भारत में इतना पार्टी मनाने वाला माहौल क्यों हो जाता है सर? ये अमेरिकी ब्याज दरों का इंडियन मार्केट्स और इकोनॉमी कनेक्शन क्या है सर? देखिए, वो कनेक्शन आता है कैपिटल फ्लोज से। तो पूरा विश्व आप सोचिए कि पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है ढूंढते हुए कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, और इसमें जो यूएस का 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, जो सरकारी उनका बॉन्ड होता है, उसका जो रेट होता है वो बहुत अहम रहता है दुनिया भर के लिए। वो एक बेंचमार्क साबित होता है कि यूएस का 10 साल का पेपर इतने पे चल रहा है, सरकारी पेपर, जो जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। वही रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल होता है फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करने में, वही रेट होता है लोन्स के प्राइसिंग में, और इंटरनेशनल कारोबार में भी जो लोन्स दिए जाते हैं ऑफशोर डॉलर से, जिसको यूरो डॉलर कह सकते हैं आप, यूरो मार्केट्स में, इस सब में भी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल रेट रहता है। हुआ क्या है कि मार्च 2021 से फेड लगातार रेट बढ़ाता रहा था ये इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, और इस साल जुलाई से अब ये तीसरा पड़ाव है जब उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। अब 3 बैठकों में जब रेट नहीं बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि ये रेट हाइक साइकिल, जो कि उनका रेट 0% से 5.25% तक ले गया, 22 साल के हाईएस्ट लेवल पे, सबसे ज्यादा लेवल पे यूएस का इंटरेस्ट रेट आ गया 0 से 5.25% पे। तो अब ये हम कह सकते हैं कि स्थायी तौर पे ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गई। अब यहां से रेट गिरेंगे। तो ये जो बदलाव हुआ सोच का फेड में,
ये सबसे प्रोत्साहित कर गया मार्केट को। इसमें दो अहम चीजें थी। जी। जो चेयरमैन है फेड रिजर्व के पावेल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए जब हम रेट काटते हैं तब हम रिसेशन के टाइम काटते हैं, जब इकोनॉमी में मंदी का दौर होता है तो इकोनॉमी को सहारा देने के लिए हम रेट काटते हैं, बट इस बार ही हम रेट काटेंगे नॉर्मलाइजेशन के तौर पे कि इतना हाई हमारा रेट होना नहीं चाहिए। हमने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में ले आए थे, हमने कोशिश किया कि अंकुश लगे इन्फ्लेशन पे, इसलिए बहुत ज्यादा हमने रेट बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन 3% पे है, रेट 5% पे है, तो 2.25% आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। तो इतना बड़ा अंकुश हमने इकोनॉमी पे लगाया है दीपक। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं जो आपने शुरुआत में जो बात बोली कि सिंपल सी बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में लोअर होंगे तो वहाँ पर रिटर्न जो है वो कम, उसमें डिक्रीज होगा। यूएस एसेट्स पर जो रिटर्न है वो कम होंगे, इसलिए वहाँ के लोग आएंगे इंडिया, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली मोर अट्रैक्टिव लगेगा और इसलिए फॉरेन जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और इसलिए इंडियन मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है और इसके दीर्घकालिक भी फिर नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। एक और जो बात कही जाती है सर वो एक्सचेंज रेट्स को लेकर कही जाती है। कहा जाता है कि इस कदम से फेड के डॉलर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी और फिर थोड़ा सा रूपी भी अप्रिशिएट हो सकता है। सर ये क्या कनेक्शन है, ये रूपी के अप्रिसिएशन पर किस तरह से असर पड़ेगा सर? देखिए डॉलर वीक होगा क्योंकि रेट आप बढ़ा नहीं रहे, तो लोग जो यील्ड ढूंढते जा रहे थे। एक उदाहरण लीजिए कि 6 लाख करोड़ डॉलर, 6 ट्रिलियन डॉलर उनके मनी मार्केट फंड्स में पड़े हुए हैं, जो हमारे लिक्विड फंड्स आप कह सकते हैं। तो नॉर्मली वो 3-3.5 ट्रिलियन का होता था बैलेंस, बट वहाँ 5% आपको लगभग रिस्क फ्री तौर पे मिल रहे थे। ओवरनाइट आप निकाल सकते थे लिक्विडिटी के साथ। तो बहुत जबरदस्त वहां इनफ्लो हुआ और वो दुनिया भर से इनफ्लो हो गया। और दूसरा, डॉलर जिस तरह से बढ़ा पिछले 2 सालों में कोविड के बाद हमने देखा डॉलर बढ़ता गया, और स्पेशली जब फेड की रेट हाइक साइकिल आई तो डॉलर बड़ी तेजी से बढ़ा। तो ये दोनों बहुत बड़े कारण थे कि पैसा यूएस इकोनॉमी में चला गया और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इमर्जिंग मार्केट्स में से निकल के। अब जब डॉलर गिरता है दीपक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहता है कि डॉलर मजबूत होता है तो पैसा निकलता है इमर्जिंग मार्केट से, भारत जैसे, और जब डॉलर वीक होता है तो पैसा लौट के आता है बड़ी तेजी से इमर्जिंग मार्केट्स में। और ग्रोथ इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग मार्केट्स की बहुत तेजी से ग्रो करने वाले इकोनॉमीज हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और भारत जो 6.5% पे ग्रो करने की पूरी उम्मीद है अगले साल, जबकि यूएस 1.4% ग्रो करेगा, तो आपको बहुत बड़ा एक गेन मिलता है भारत में निवेश करके। दूसरा, जो करेंसी की बात कही आपने कि रुपी स्ट्रांग होगा, वो क्या बात है, आरबीआई का एक नजरिया रहता है। चाहे ऑफिशियली हम करेंसी मैनेज नहीं करते, जिस तरह से काफी देश जो डॉलर से पेग रहते हैं या एक लेवल कहते हैं, आरबीआई कोई ऑफिशियल लेवल नहीं देते, बट आरबीआई ये देखता है कि बहुत ही ऑर्डरली फैशन में मार्केट्स चलें। तो एक लेवल उनका जहन में रहता है जिस पे वो कायम रहते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक से या खरीदारी या बिकवाली करके डॉलर की वो रुपए का बैलेंस एक स्तर रखते हैं। तो डॉलर गिरेगा तो वाजिब है कि रुपया थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए शायद आरबीआई इतना स्ट्रांग रुपए को नहीं होने देगा। तो हमारा व्यू तो नहीं है कि रुपया बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक ऑर्डरली फैशन में आरबीआई रुपए को थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने देंगे। चलिए, तो ये हमने कैपिटल इनफ्लो की बात कर ली, हमने एक्सचेंज रेट्स की बात कर ली। अब एक चीज़ रह जाता है सर, वो है इन्फ्लेशन। अगर कैपिटल इनफ्लो आ रहा है सर, तो क्या ये किसी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमारे इकोनॉमी पे बढ़ाएगा? और अगर ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस हुई यूएस मॉनेटरी पॉलिसी से, तो हमारे यहाँ का जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन डायनामिक्स है सर, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा?
देखिए, एक सीधा इम्पैक्ट होता था तेल की प्राइस से, क्योंकि 85% हमारा तेल की जो खपत है वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो डॉलर वीक होता है तो तेल की कीमत बढ़ती है, जिस तरह से ब्रेंट भी अब 74-75 पे गया, जैसे डॉलर इंडेक्स वीक हुआ। तो तेल की कीमत होती है, ज़रूर हमारे कॉस्ट पुश कहते हैं इसको, कि ओके। बाहरी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। बट क्या हुआ है दीपक, पिछले दशक में जो तेल प्राइस की इंटेंसिटी थी हमारे जीडीपी पे, वो कम हो गई। तो 85-90 भी हमने देखा, बट हमारी इकोनॉमी उसको सहन कर गई, 7% ग्रो कर गई। पिछले दोनों तिमाही में 7% से ज्यादा हमारा ग्रोथ रहा। तो ये दिखा रहा है कि हमारी इंटेंसिटी कम हुई। कमोडिटी प्राइसेस मुझे नहीं लगता, थोड़ा डॉलर का इंपैक्ट जरूर आएगा, बट खपत नहीं है। सो डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर काफी जोखिम में है, इतना आसानी से वो निकल नहीं पाएंगे। और दुनिया भर की इकोनॉमीज 2024 में बनिस्बत 2023 के धीरे धीमे गति से बढ़ेंगी। केवल भारत एक ऐसी 20 टॉप 20 इकोनॉमीज में आप कह सकते हैं जो इतना स्ट्रांगली ग्रो करेगा। यूरोप का थोड़ा सा धीमापन है, यूएस में भी धीमापन है। तो कमोडिटी प्राइसेस इतना तेजी से नहीं भागेंगी। प्रेशियस मेटल्स जो आपने शो के शुरुआत में कही, उस पे काफी बुलिश हैं। और कहता रहा हूं मैं कि सोना, भारतीयों के पास बहुत सोना है, ऑलरेडी 28,000 टन भारतीय हाउस होल्ड्स के पास है। बट 5% तक रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। सोना यहां से और ऊपर जाना चाहिए, डॉलर वीकन होगा। और जब फेड के यील्ड्स गिरते हैं दीपक, तो कोरिलेशन रहता है, सोने की कीमतें नॉर्मली बढ़ती हैं, बिकॉज जो यील्ड्स के लिए जा रहे थे लोग, वो फिर सोने में आ जाते हैं कि भाई सोना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से रेट कट आ रहे हैं, और सोना भी साथ में फिर चलता है और सोना बढ़ता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। आपने सोने की भी बात कर दी। इनफैक्ट मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था, लेकिन आपने इसी में समाहित करके बड़े अच्छे से बता दिया कि सोने की चाल सुनहरी बनी रहेगी आने वाले वक्त में, और उसके पीछे का कारण भी आपने बता दिया। सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसकी सर्च भी होंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे का सवाल आपसे पूछूं, हमने जो अपने दर्शकों से वादा किया था पोल, हमने उनसे जो सवाल पूछा था, एक तो उसका रिजल्ट बताते हैं, दूसरा जो हमारे पास बेस्ट कमेंट्स आए हैं हम उनको भी समाहित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आज का पोल हम दिखाते हैं। हमने आज के पोल में सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि फेड पर ये जो बाजार फिदा हुआ है, ये जो बुल रन है, ये आगे जारी रहेगी या नहीं। यूएस फेड के संकेतों के बाद क्या बाजार में बुल रन जारी रहेगा? तो देखिए 78% लोग कह रहे हैं कि जी हां, ये जारी रहेगा, और 22% लोगों का ये कहना है कि बुल रन संभवतः जारी ना रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस व्यू के हैं कि बुल रन जारी रहेगा। अब कमेंट, जो बेस्ट कमेंट्स आए हैं उनका भी हम खुलासा कर देते हैं। तो हमारे पास 2 कमेंट्स हमने चुने हैं आज के शो के लिए। सबसे पहले हेमंत सबकोता साहब का आया है कमेंट, और ये कह रहे हैं कि स्टिल आई थिंक दिस रैली विल बूस्ट बैंकिंग शेयर मोर टुमारो। इलेक्शन रैली, यूएस फेड रैली, India strong, economy rally, also increasing number of retail in stock market. I think Bank Nifty is nearly to touch 50,000. वाह, ये है इनका असेसमेंट हेमंत साहब का। अच्छा कमेंट आपने किया और इसीलिए हमने आपको समाहित किया आज के शो में। इसके अलावा एक्टिव गोंडिया करके एक हैं जो हैंडल है इनका, ये कह रहे हैं कि युद्ध की खबरें ना हो तो बढ़ेगा भारत। तो ये एक अपना असेसमेंट इन्होंने दिया है। तो ये हैं वो 2 कमेंट्स जो आज के शो में हमने शामिल किए हैं, जैसा हमारा वादा था। और मैं रिएक्शन चाहूँगा 50,000 जो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हेमंत सबकोता साहब, कोई रिएक्शन सर आपका? देखिए, आएगा तो सही, बट अभी आएगा ये कहना मुश्किल है। ये हुआ दीपक के जितने शॉर्ट्स थे मार्केट में, कॉल्स बेच के लोग बैठे थे या फिर शॉर्ट करके बैठे थे बैंकिंग फ्यूचर्स को, वो सब कॉट आउट हो गए। तो वो बड़ी तेजी से मार्केट बढ़े हैं। पिछले हफ्ते भी हमने ये चाल देखी, इस हफ्ते भी यही चाल दिख रही है। बट अब मार्केट क्या है कि वैल्यूएशन के तौर पे भी थोड़ा हाई हो रहा है, और दूसरा ओवरबॉट लेवल्स भी आए हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज हो जाए। दूसरी बात क्या है, 15 दिसंबर के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादातर अपना
वेकेशन शुरू हो जाती हैं लोगों की, तो जो फ्लोज हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि लो वॉल्यूम्स पे ऊपर नीचे मार्केट जाता है। तो अब ये देखना है, सेंटा क्लॉज इफेक्ट तो आ गया, तो क्रिसमस के जाते जाते अच्छा मार्केट ऑल टाइम हाई दिखा गया भारत में, और फ्लोज भी बहुत सुदृढ़ हैं। ये देखना है कि जनवरी इफेक्ट, जब नया पैसा लगता है अगले साल के लिए, वो जनवरी इफेक्ट 5-10 जनवरी से जो शुरू होता है और जो फरवरी तक चलता रहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मार्केट देगा। हो सकता है तब तक ये 50,000 बैंक निफ्टी भी क्रॉस कर जाए। इसी महीने आजकल में 1000 पॉइंट रोज बढ़ना वो इतना आसान नहीं होता है। आज जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, वो थोड़ा शॉर्ट्स को पकड़ के और फिर स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर हो जाते हैं, बट बहुत वाइड रैली है, ये जरूर मानना पड़ेगा। और पैसा आ रहा है, एफआईएस का पैसा तगड़ा आ रहा है। घरेलू फंड्स इनफैक्ट कुछ दिनों में अपना सेलिंग भी करते रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को कहीं से तो खरीदना है, तो घरेलू फंड्स भी बेचते रहे हैं थोड़ा बहुत, बट उनके पास भी बहुत पैसा है, ऑन द साइडलाइंस बहुत पैसा है मार्केट में, और वो लगता रहेगा, एवरी डिप पे आएगा। 50,000 मेरे ख्याल से जनवरी में हमें दिखेगा, बट अभी हो जाए तो और भी अच्छा। आखिरी सवाल सर, 5 ट्रिलियन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ये 24 पे या 24 के बाद सर, 25 में या फिर और बाद में? हम देखिए, लगभग नॉमिनल ग्रोथ रेट आप 11% पकड़ के चलिए, 11 से 12%, तो अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 2-2.5 साल लग जाते हैं दीपक। तो कहूंगा कि 2025 के अंत तक हमें दिख जाना चाहिए 5 ट्रिलियन। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच अजय बग्गा सर। बहुत ही बेसिक सवाल हमने आज पूछे, क्योंकि हम चाहते थे कि आपका जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों तक जाए। ये जो फेड का और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स का जो कनेक्शन है वो लोगों को समझ में आए। मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गया सर, तो हमारे दर्शकों को आई एम श्योर आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं बिजनेस जगत की खबरें। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर 0.26% रही, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई दर -0.52% थी, यानी इससे पहले थोक महंगाई जो दर है वो लगातार 7 महीने नेगेटिव रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ने के चलते इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। मंथली आधार पर अगर आप देखें तो नवंबर में खाद्य महंगाई दर 1.07% से बढ़कर 4.69% रही। नवंबर में रिटेल महंगाई दर भी अक्टूबर में 4.87% से बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ दूसरे दिन तक करीब 4.25 गुना भरा है। कंपनी की योजना इस आईपीओ से 1,200 करोड़ रुपए जुटाने की है। आईपीओ में 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और बाकी 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 30 शेयरों का है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिलता दिख रहा है। दूसरे दिन तक यह आईपीओ 15 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1,200 करोड़ जुटाना चाहती है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी आईपीओ के लिए 750 से 790 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स कर चुकी है। निवेशकों को एक लॉट में 18 शेयर मिलेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर कहा कि निवेशक इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। देश में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी आयनॉक्स इंडिया का आईपीओ आज से खुल गया है। निवेशक इसमें 18 दिसंबर तक पैसा लगा सकेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं इस आईपीओ में क्या करना है। आइनॉक्स इंडस्ट्रीज
बहुत लंबे समय बाद दीप एक और बढ़िया मजबूत फंडामेंटल कंपनी सामने आई है, और जो मेरी पसंदीदा थीम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई है। पॉजिटिव्स एक नहीं, ढेर सारे, जितने चाहे आप मैं बता सकता हूँ। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी है, 30 साल से पुरानी कंपनी है, जो गैसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बड़े ये बनाने होते हैं कंटेनर्स वगैरह, ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। सबसे बढ़िया बात है, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। और एक और चीज़ जो बाजार को आजकल बड़ी पसंद आती है, यूनिक बिजनेस मॉडल। यूनिक इन द सेंस कि ऐसा बिजनेस मॉडल और किसी लिस्टेड कंपनी के पास ना हो। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वंडरफुल। जो पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल ग्रोथ के हमारे पास नंबर है, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कंपनी ने की है। डेट फ्री कंपनी है नेट लेवल पर, पॉजिटिव कैश फ्लो है, ऑर्डर बुक में लगातार ग्रोथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। मतलब आप जो जो अच्छाइयाँ ढूंढना चाहें कंपनी में, आपको सब आइनॉक्स में मिलेंगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। नेगेटिव्स मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की, नहीं मिल पाया, फिर मैंने एक ढूंढ ही लिया, और वो ये है कि सारा का सारा पैसा जो है इस इश्यू से जो आ रहा है वो ऑफर फॉर सेल है, और कंपनी को नहीं जा रहा है, प्रोमोटर को जा रहा है। बट बहुत बढ़िया और बेहतरीन कंपनी है, दमदार लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आइनॉक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। एथेनॉल के दाम बढ़ाने पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद कीमतों को रिवाइज किया जा सकता है। पूरी खबर बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या तैयारी है सरकार की? देखिए दीपक, इथेनॉल का डाइवर्जन, इथेनॉल के लिए जो शुगर का डाइवर्जन हो रहा था, उसको सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक आदेश के जरिए मना कर दिया है चीनी मिल्स कंपनी को। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि इस डाइवर्जन को रोकने से जो बाजार में चीनी की किल्लत हो रही थी वो पूरी हो जाएगी। साथ साथ जो दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी वो की जा सकती है कम, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगले जो 3 महीने हैं वो डिमांड ज्यादा होती है। इस दौरान त्योहारी सीजन भी होता है, होली का समय होता है, ऐसे में मार्केट में कोई कमी ना हो और दाम बेतहाशा न बढ़े। इसके ये, लेकिन ये जो दूसरा इसका पहलू वो ये है कि इससे इथेनॉल के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। लिहाजा सरकार से कंपनियों की कई मुद्दों पे बातचीत हुई थी। पेट्रोलियम सेक्रेटरी से 11 तारीख को मुलाकात हुई थी कंपनियों की। इसके साथ ही पीएमओ के अधिकारियों ने मुलाकात की थी, और इन दोनों बैठकों के बाद एक अहम फैसला लिया गया है। पहला तो ये कि जो इथेनॉल के लिए डाइवर्जन रोका गया है, ये टेम्परेरी डाइवर्जन है, और इसको हर 15 दिन पे रिवाइज किया जाएगा, यानी कि रिव्यू करने के बाद देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता तो इसको वापस भी लिया जा सकता है। दूसरा ये कि इथेनॉल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, अक्टूबर में इसको लागू हो जाना चाहिए था। अब सरकार इसको रिवाइज करने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है, और वित्त मंत्रालय और पीएमओ को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है, और दिसंबर के महीने में ही इथेनॉल की नई कीमतें लागू भी हो जाएगी। दीपक, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख, और इंश्योरेंस सेक्टर की अब बात करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने नॉन पावर प्रोडक्ट्स पर हायर सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले उसे सरेंडर करता है तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी हां, इसे लेकर एडाई ने एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर क्या और बदलाव लेकर आ रहा है, इस पर खास बातचीत की हमारी संवाददाता एकता सूरी ने एडाई के सदस्य बीसी पटनायक से। हम स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर बात करें, इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएगा? इसमें जो पॉलिसी इशू करता है जो कंपनी है उसमें बिजनेस में क्या बदलाव आएगा? सभी कंपनीज जो है वो कस्टमर के हित में ही काम करते हैं। जितने भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो हित में काम करते है उसी हिसाब से वो बड़े बनते हैं। उनके बिजनेस में इम्पैक्ट सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अदर तो आजकल देखेंगे कि सारे कंपनी का जो परसिस्टेंसी लेवल है बहुत बढ़िया है। 80%, 90%, 95% ऐसा भी परसिस्टेंसी रहता है ना। गेट माई पॉइंट। तो सारे कंपनी ये चाहते हैं कि उनका पॉलिसी का कंटिन्यू करे, और सब उसी दिशा में काम करते हैं। जब परसिस्टेंसी रेशियो काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो कभी कभी कुछ सरेंडर हो जाता है, तो उसमें से देखा जाता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो सकता है।
अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के संकेत का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा और बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 21,210 के लेवल को छूता हुआ नजर आया। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 70,600 के स्तर को टच किया। बैंक निफ्टी ने भी लाइफ हाई बनाया। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी रही। आईटी, रियल्टी और बैंक्स में भी दमदार तेजी देखने को मिली। मार्केट का पूरा हाल बताएंगी नुपुर। रिकॉर्ड तेजी पर बाजार आज ट्रेड करते हुए दिखे। कल ग्लोबल संकेत जो आए थे वो काफी पॉजिटिव थे। फेड की पॉलिसी के बाद आज भारतीय बाजारों ने फिर से लाइफ हाई छूते हुए नजर आए। निफ्टी की बात करें तो पहली बार 21,200 के पार जाते हुए निफ्टी आपको दिखा। लाइफ हाई पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए। सेंसेक्स में भी 70,600 का ऐतिहासिक स्तर जो है उसे पार करते हुए आज के दिन आपको ट्रेड करते हुए दिखा। बैंक निफ्टी ने भी आज लाइफ हाई छुआ और मिड एंड स्मॉल कैप लगातार यहाँ पे बेहतरीन तेजी लगातार बनी हुई है और आज भी देखें तो लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। कल फेड की नरमी से आज बाजार को दमदार सहारा मिलते हुए नजर आया। आईटी की तरफ से लीडरशिप आती हुई दिखी। रियल्टी स्टॉक्स आज बजिंग थे, साथ ही साथ बैंक्स में भी देखे तो दमदार तेजी के साथ आज पूरे दिन कारोबार होते हुए नजर आया। तो लाइफ हाई पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। 1.25% की तेजी आपको तीनों इंडिसेस में दिखी। लीडरशिप आईटी से आई, बैंक से आई, रियल्टी से आई। मोस्ट ऑफ द इंडिसेस आज हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आए। शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ। आईटी की जो लीडरशिप है वो आपको निफ्टी गेनर्स में दिख जाएगी। टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इन्फोसिस 3 से 4% के बड़े गेन्स के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखे। लूजर्स हालांकि हल्के फुल्के लूजर्स थे। पावर ग्रिड, यूबीएस की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे थोड़ा कट देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस प्लेयर को लेकर खबरें आती हुई दिखी, उसके बाद थोड़ा लुढ़कता हुआ दिखा। सिप्ला और नेस्ले इंडिया की भी बात करें तो 1.25% का कट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन खबरों के दम पे काफी सारे स्टॉक्स फोकस में थे। साइन, डीएलएम, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एचसीएल टेक, एनबीसीसी 3 से 5% बड़े गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। ब्रॉडर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप फिर से लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हो। लगातार कुछ हफ्तों से हम देख ही रहे कि मिड एंड स्मॉल कैप का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। दमदार शानदार तेजी वहां पे देखने को मिली है। और गेनर्स में अगर आप देखें तो हुडको 11% के उछाल के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखा। आईआरएफसी 10-11% का गेन आज यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। सोनाटा सॉफ्टवेयर सेल भी देखे तो 7 से 8% की तेजी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। लेकिन लूजर्स में सेंचुरी टेक्सटाइल, निपॉन लाइफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस और वेदांत फैशन में हल्का फुल्का आज मुनाफा वसूली देखने को मिला। तो लाइफ हाई पे भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए। निफ्टी पहली बार 21,200 के पार जाते हुए दिखा। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखे। तो मूड माहौल फिलहाल बाजार का काफी चेयरफुल है। बाजार के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखा गया। एमसीएक्स पर गोल्ड 1400 रुपए से ज्यादा उछला, जबकि चांदी के भाव में 5% का उछाल है। गोल्ड सिल्वर की तेजी के क्या कारण हैं, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बहुत बड़ी तेजी आई है सोने और चांदी की कीमतों में और एक झटके में ही 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1400 रुपये बढ़ गया है। और वायदा बाजार में एमसीएक्स पर भाव अगर आप देखें तो 62,400 के ऊपर चला गया। इंट्राडे में चांदी में करीब 3,000 रुपये प्रति किलो की तेजी आई और 74,500 रुपये के ऊपर चला गया चांदी का भाव। ग्लोबल मार्केट में $50 की तेजी गोल्ड की कीमतों में आ गई और चांदी का भाव करीब 5% बढ़ गया। अब ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फेड की कल मीटिंग खत्म हुई और फेड ने जो बातें कही उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया प्राइस के लिहाज से। और फेड ने आप देखिए कि लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, ब्याज दरें स्थिर रखी और दरों में आगे भी बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। इस बात के संकेत भी मिले हैं। एक जो बड़ी बात फेड ने कही और जो फेड से संकेत मिले वो ये कि 2024 में यानी अगले साल ब्याज दरों में 3 बार तक कटौती हो सकती है और करीब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती अमेरिका में ब्याज दरों में हो सकती है। ये साफ संकेत फेड की तरफ से मिले हैं। अब मार्केट को ये लगने लगा कि अब अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों का दौर अब खत्म हो रहा है
और उससे मार्केट का सेंटिमेंट बहुत बूस्ट हुआ और फेड के इस संकेत के बाद, इस बयान के बाद आप देखिए कि डॉलर में काफ़ी कमज़ोरी आई। डॉलर 2 हफ्ते के लो पर चला गया। जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में वो 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए और इसलिए गोल्ड की कीमतों में एक बड़ी तेज़ी का माहौल बन गया। चांदी के दाम भी बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए। अब सवाल यह है कि क्या सोने चांदी की ये तेज़ी टिकाऊ है? इस पर जानकारों की राय यह है कि निश्चित तौर पर जो फंडामेंटल हैं सोने और चांदी के वो मजबूत हैं, तेज़ी वाले फंडामेंटल हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटनी शुरू होती हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा प्राइस के लिहाज से। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी मार्केट इस रफ्तार से ऊपर जाता है, छलांग लगाता है, तो उसके बाद एक करेक्शन भी आता है। और पिछली बार भी आप देखिए बड़ी तेज़ी के बाद एक करेक्शन आया जो हमने सबसे पहले आपको बताया था। तो इस बार भी इस तेज़ी के बाद एक करेक्शन बेशक आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत हैं। मतलब तेज़ी रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कुछ गिरावट भी आ सकती है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में देश के 5 अलग अलग राज्यों से कुछ लोग आए। 3 स्तर की सुरक्षा को भेद कर संसद तक स्मोक क्रैकर लेकर पहुंच गए। इनमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है ललित झा वो फरार है। लेकिन ये सब हुआ कैसे बनाई गई हंगामे की प्लानिंग, आरोपियों का असली मकसद क्या था? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं सागर शर्मा के बारे में, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल बताई जा रही है। संसद में स्मोक क्रैकर फेंकने वाला सागर ई रिक्शा चलाता है और उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में रहता है। घर वालों को अभी भी यकीन नहीं कि सागर ने संसद में ऐसा हंगामा मचाया होगा। लेकिन सागर, जिसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, जो ई रिक्शा चलाकर रोजी रोटी चलाता है, वो सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी पोस्ट डाला करता था। सोशल मीडिया पर अगर उसके प्रोफाइल में लिखे संदेश को पढ़ा जाए तो वो बहुत कुछ बयान करता है। चलिए अब आपको संसद के अंदर स्मोक क्रैकर फेंकने वाले मनोरंजन डी के बारे में बताते हैं। मनोरंजन डी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। संसद में स्मोक क्रैकर फेंकने के बाद उसके घर में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ के लिए पहुंची। किसान परिवार ने अपने बेटे मनोरंजन को इंजीनियरिंग करवाई थी, लेकिन अब पिता भी अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदा है। जींद की रहने वाली नीलम वर्मा भी अपने 4 साथियों के साथ संसद में पहुंची, लेकिन विजिटर पास नहीं होने की वजह से बाहर खड़ी रही। नीलम ने संसद के बाहर नारेबाजी की, जबकि नीलम के घर वालों ने जी न्यूज को बताया वो हिसार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। कई डिग्रियां उसके पास थीं, लेकिन नौकरी नहीं। वो दिल्ली तक क्यों और कैसे पहुंची, परिवार को नहीं पता। नीलम किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोककर बैठे प्रदर्शनकारियों से भी मिली। परिजनों का कहना है कि किसान आंदोलन में तो पूरा गांव शामिल था। इस बीच जींद में नीलम की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। नीलम की रिहाई के लिए पंचायत भी बुलाई गई। जी मीडिया की टीम महाराष्ट्र के लातूर के उस गांव भी पहुंची, जहां के रहने वाले अमोल शिंदे ने नीलम के साथ संसद के बाहर स्मोक क्रैकर छोड़ा और नारेबाजी की। अमोल एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जी न्यूज को जानकारी दी वो फौज में जाना चाहता था और इसके लिए तैयारी भी कर रहा था। इसके अलावा पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे और फिलहाल फरार चल रहे ललित झा का कोलकाता से कनेक्शन सामने आ रहा है। ललित झा ने ही हंगामे का वीडियो अपलोड किया था और बाकी साथियों का फोन लेकर भागा था। कोलकाता से भी ललित 1.5 साल पहले फरार हो गया था। अलग अलग राज्यों से आने के बाद ये सारे आरोपी गुरुग्राम में जहां पर ठहरे, उन्हें जिस विशाल शर्मा और विक्की ने अपने घर में पनाह दी, उसके घर तक भी जी न्यूज पहुंचा। यहाँ विशाल के आपराधिक बैकग्राउंड का भी पता लगा। विशाल के घर में सागर का अक्सर आना जाना होता था। ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि अगर ये लोग अपने साथ हथियार लेकर के जाते तो कोई भी बड़ा हादसा कर सकते थे, क्योंकि इस बार ये संसद के अंदर तक घुस चुके थे। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। पार्टी फंक्शंस हो या कोई त्योहार या कोई दूसरा ओकेजन, आजकल इंस्टेंट वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट का चलन फिर तेजी पकड़ रहा है। लोग बिना एक्सपर्ट की सलाह के अचानक खाना छोड़ देते हैं या कम कैलोरी वाली डाइट्स पर चले जाते हैं, जिसके बाद फायदे की जगह उल्टा उन्हें नुकसान हो जाता है। घर में फंक्शन है, फैमिली गेट टुगेदर है या हफ्ते 2 हफ्ते में कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है, आजकल एक कॉन्फिडेंस हर किसी के मन में होता है कि फंक्शन से पहले वेट लॉस तो पक्का हो जाएगा। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे होती है क्रैश डाइट। जी हाँ, मार्केट में अब क्रैश डाइट का ट्रेंड नया नहीं रहा। लोग बिना सोचे समझे इसे फॉलो करने लगते हैं। आइए सबसे पहले क्रैश डाइट के पीछे की सोच को समझते हैं।
तो दरअसल लोग इस उम्मीद में क्रैश डाइट अपनाते हैं कि तेजी से वजन घट जाएगा, फैट टू फिट का इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा और वो लोगों की नजर में आ जाएंगे। और इसके अलावा ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत सारे लोग क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण होता है धैर्य की कमी, यानी लोग बस हर हाल में वेट लॉस चाहते हैं। सामाजिक दबाव भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग हर हाल में फिट दिखने के लिए क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी होना। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आई उटपटांग खबरों के प्रभाव में आकर लोग क्रैश डाइट के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत से लोग भयानक मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि क्रैश डाइट होती क्या है। दरअसल वेट कम करने के लिए अचानक कम कैलोरी वाली डाइट पर आ जाने को ही क्रैश डाइट कहते हैं। क्रैश डाइट फॉलो करने वाले काफी कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं। एक हेल्दी इंसान को आमतौर पर एक दिन में कम से कम 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, लेकिन क्रैश डाइट करने वाले दिन में सिर्फ 500 से 700 कैलोरीज ही लेते हैं और इस तरह से वो शरीर को कैलोरी डेफिसिट मोड पर ले जाते हैं ताकि उनका वजन घटने लगे। इस तरह के डाइट में लोग नमक नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी काफी कम कर देते हैं और यहाँ तक कि जरूरी प्रोटीन भी नहीं लेते। आमतौर पर क्रैश डाइट लेने वाले लोग 10 से 15 दिन तक इस तरह की डाइट को फॉलो कर करीब 3 से 5 किलो तक वजन कम करने का टारगेट रखते हैं। क्रैश डाइट पर जाने वाले लोगों को कई बार मनचाहे नतीजे मिल भी जाते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा कई लोगों को नहीं होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक क्रैश डाइट पर चले जाने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। क्रैश डाइट से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, जिससे आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे आप अचानक एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, जिससे चक्कर आना और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन जैसी समस्या आ सकती है। इसके साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, शरीर में मसल लॉस हो सकता है, दिल से जुड़े कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव भी आ सकता है। जानकार ये भी मानते हैं कि कई लोगों के दिल की धड़कनों में तेज उतार चढ़ाव और हार्ट मसल्स के कमजोर होने का खतरा भी रहता है। कुल मिलाकर वजन घटाने की धुन में आप अपनी सेहत से कतई समझौता ना करें। क्रैश डाइट को लेकर जानकारी रखें और सबसे बड़ी बात ये कि विशेषज्ञ की देखरेख में ही डाइट में कोई भी परिवर्तन करें। खासतौर से क्रिसमस, न्यू ईयर और शादियों के माहौल में आपको क्रैश डाइट पर जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए और वेट लॉस के हेल्दी और सुरक्षित विकल्पों को अपनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात है कुछ ग्लोबल खबरों की। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पड़ोसी मुल्क चीन तिलमिला उठा है। चीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया अपनी तरफ से। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो भारत की ओर से एक तरफा बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता। पड़ोसी मुल्क ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंतरिक न्यायिक निर्णय बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन भारत सीमा के पश्चिम खंड की स्थिति में किसी भी बदलाव का समर्थन नहीं करता। चीन अक्सर यह दावा करता रहा है कि हमेशा से उसका यह हिस्सा रहा है और भारत उसे आईना भी दिखाते रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नाराजगी की चिंता किए बिना गाजा में लड़ाई जारी रखेगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि उसका युद्ध विराम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो दे। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक बार फिर हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हमास की सैन्य और राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही गाजा में लड़ाई रुकेगी, इससे पहले अभियान को नहीं रोका जाएगा। बीते 22 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को सैन्य कार्रवाई करार दिया है। युद्ध की वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि लगभग 2,44,000 रूसी सैनिक फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में डटे हुए हैं। पुतिन ने यह भी मांग की है कि यूक्रेन तटस्थ रहे और नाटो गठबंधन में शामिल न हो। जब हम अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब शांति होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी हाउस ने बुधवार को उनके बेटे हंटर बाइडेन के अंतर्राष्ट्रीय सौदों को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग जांच को मंजूरी दे दी है। इस कदम को बाइडेन ने राजनीतिक स्टंट बताया है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए वोटिंग की गई। महाभियोग जांच के पक्ष में 221 वोट पड़े, जबकि विरोध में 212 वोट पड़े। रिपब्लिकन ने इस जांच के लिए पूरा जोर लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बनने की दावेदारी पेश कर रहे विवेक रामास्वामी सुर्खियों में बने हुए हैं। भारतीय मूल के रामास्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो हिंदू धर्म के बारे में किए गए सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं।
और कह रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं अपनी पहचान नकली नहीं बनाऊंगा। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय को सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। नमस्कार।